2024 के लोकसभा इलेक्शन का परिणाम जब स्पष्ट हो और इस देश के मौजूदा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी तीसरी बार प्रधानमंत्री बनने की तैयारी कर रहे हों, उसी समय राजनीतिक तौर पर हाशिए पर खड़ी कांग्रेस और राहुल गांधी के भारत जोड़ो न्याय यात्रा को बीजेपी और नरेंद्र मोदी इतनी तवज्जो क्यों दे रही हैं? क्या नरेंद्र मोदी और अमित शाह राहुल गांधी के इस न्याय यात्रा से डरी हुई हैं? यह सवाल वर्तमान समय में अगर राजनीतिक गलियारे में कोई कहे या पूछे तो हंसी का पात्र बनेगा, क्योंकि यह सवाल वास्तविक तौर पे हास्यात्मक प्रतीत होता है। लेकिन जब अगर वास्तविकता आपके सामने जब आएगी तो आपके भी होश पाख्ता हो जाएंगे। नमस्कार, दिस इज एसके सिंह और आप देखना शुरू कर चुके हैं राजनीति से जुड़ा हुआ प्रोग्राम द पॉलिटिक्स। यदि आप गौर से देखेंगे तो नरेंद्र मोदी और अमित शाह ने सामने आकर राहुल गांधी और राहुल गांधी के भारत जोड़ो न्याय यात्रा के बारे में कुछ कहा नहीं है, ना ही इसका विरोध करते हुए दिखे हैं, ना ही वो इसके बारे में कोई जिक्र करते हैं। लेकिन राजनीतिक तौर पर जितने निर्णय दिल्ली की सत्ता से ली जा रही है, उसका संकेत स्पष्ट है कि वह किसी तरीके से राहुल गांधी के इस भारत जोड़ो न्याय यात्रा को विफल कर देना चाहते हों। लेकिन जो वास्तविक सवाल इसके बाद ये उठता है कि आखिर में नरेंद्र मोदी और अमित शाह को इसकी जरूरत क्यों है और उनके डर का वास्तविक कारण क्या है? अगर वर्तमान राजनीतिक माहौल देखें तो जिस तरीके से मध्य प्रदेश, राजस्थान और छत्तीसगढ़ में जीत नरेंद्र मोदी के नाम पे ली गई, उसके बाद पूरा राजनीतिक माहौल ही बदल गया। राम मंदिर के प्राण प्रतिष्ठा के बाद पूरा देश राममय हो गया और इसी बीच 370 धारा के हटाने और इतनी कल्याणकारी योजनाओं को चलाने के बाद और इसके साथ साथ ईडी और सीबीआई के माध्यम से विपक्ष और छत्रपों को कैद करने और उनको राजनीतिक तौर पर पंगु बनाने के बाद और जिस राजनीतिक परिवेश में मीडिया सत्ता पक्ष की जय जयकार कर रही हो, उसकी वंदना कर रही हो और 2024 के इलेक्शन को लेकर कोई संदेह अब बचा ना हो, ऐसी परिस्थिति में ऐसे कौन से वो सवाल हैं या ऐसे कौन से वो मुद्दे हैं जो अभी भी दिल्ली की सत्ता नरेंद्र मोदी और अमित शाह को डरा रही है? लेकिन डर तो स्पष्ट है, क्योंकि अगर डर नहीं होता तो दिल्ली की सत्ता इंडिया गठबंधन को तोड़ने पर इतना तवज्जो नहीं देती और चाहे वो चंडीगढ़ में मेयर का इलेक्शन जीतना हो या फिर नीतीश कुमार से हाथ मिलाकर उनको एनडीए में शामिल करने की बात हो या फिर भी एक एक करके इस देश के छत्रपों को ईडी और सीबीआई के माध्यम से गिरफ्तार करने का जो मामला हो वो सामने नहीं आता। लेकिन सवाल इससे भी ज्यादा बड़ा है। अगर आप वास्तविक तौर पे इस राजनीतिक परिस्थिति को देखें तो ऐसा कभी नहीं हुआ जब सत्ता पक्ष पूरे सारे लोकतांत्रिक संसाधनों पर अपना कब्जा करके बैठ गया हो और विपक्ष उसके सामने बौना और नदारद महसूस होता हो और जनता के सवालों को रखने के लिए ना ही कोई विपक्ष बचा हुआ है और ना ही इस देश का चौथा स्तंभ कहे जाने वाले लोकतंत्र का वो मीडिया, जिसके माध्यम से जनता अपने सवालों को सत्ता पक्ष के सामने रखती है। जो सबसे पहला सवाल उठता है वह यह उठता है कि राहुल गांधी के न्याय यात्रा के द्वारा जो सवाल उठ रहे हैं या जो जनता के सवाल हैं, उससे जनता कहीं जागरूक ना हो जाए
और जो सवाल राहुल गांधी उठा रहे हैं वो कहीं जनता के सवाल ना बन जाए। जैसे अगर आप मणिपुर को देखें तो इतने महीनों से मणिपुर जल रहा है, वहां पे गृह युद्ध की स्थिति बनी हुई थी और अभी भी बनी हुई है, जहां पे दो समुदाय एक दूसरे की जान लेने पर तुले हुए हैं। और इसके साथ साथ जितने भी घटनाओं का जिक्र मीडिया के माध्यम से आया है, चाहे वो औरतों को नंगा घुमाने की बात हो, चाहे एक दूसरे के घर जलाने की बात हो, या फिर एक दूसरे को मौत के घाट उतारने की बात हो, लेकिन इस देश के एक ऐसे राज्य जो हमारे ही देश का एक अभिन्न हिस्सा है और वह इस परिस्थिति में है, लेकिन हमारे देश के प्रधानमंत्री वहां पर उन लोगों के आंसू पोंछने तक भी नहीं जाते हैं और ना ही उनको सांत्वना देने की कोई बात उनके भाषणों में नजर आता है। तो क्या यह सवाल इस देश की जनता के मन में नहीं होगा कि वह इस तरीके के सेंसिटिव मुद्दों पर अपनी विचार या अपनी राय या अपनी भावना देश के सामने नहीं रखते हैं? और सवाल सिर्फ यही खत्म नहीं होता। अगर आप अगला सवाल देखें तो इस देश का प्रधानमंत्री मीडिया के सामने खुले तौर पर लोगों के सवाल नहीं लेता, तो आखिर जनता नरेंद्र मोदी से अपने सवाल पूछे तो पूछे कैसे? अपने दर्द का बयां करे तो करे कैसे? जनता कैसे बताए नरेंद्र मोदी को कि उसका असली दर्द क्या है, उसकी असली तकलीफ क्या है? आप सिर्फ संडे को मन की बात के माध्यम से लोगों से अपनी बात तो कह लेते हैं, लेकिन इस देश की नब्ज को टटोलने की कोशिश नहीं करते या इस देश की बातों को सुनने की कोशिश नहीं करते। तो कहीं ना कहीं ये सवाल तो भी जनता के बीच में होंगे। ये अलग बात है कि वह किसी माध्यम से इस देश का मुद्दा बन नहीं पा रहा है। और सवाल सिर्फ यही खत्म नहीं होता। अगर आप देखें तो राहुल गांधी ने न्याय यात्रा के माध्यम से एक और सवाल जो बार बार लोगों के सामने खड़े आते हैं कि इस देश की जो सरकारी संस्थाएं हैं, चाहे वो सीबीआई हो, चाहे वो ईडी हो, चाहे वो सरकारी इनकम टैक्स डिपार्टमेंट हो, ये सारी एजेंसियां सिर्फ विपक्ष की नेताओं को राजनीतिक तौर पे शिकार बनाने के तौर पे काम कर रही है। जबकि इन एजेंसियों के जो अधिकारी हैं, उनकी जो सैलरी, उनके जो खर्च वो लोगों की जेब से जा रही हैं और उसका काम इस देश में फैले भ्रष्टाचार को रोकना, उसकी जांच करना है। लेकिन अगर आप वर्तमान समय में अगर इसकी स्थिति को देखें तो यह सत्ता पक्ष के तौर पे उसका जो है कि सिर्फ विपक्ष को टारगेट करने में लगा हुआ है। क्या यह लोगों के मन में सवाल नहीं उठता होगा कि क्या विपक्ष के नेता ही भ्रष्टाचारी हैं और जो लोग भी सत्ता के साथ हैं या सत्ता में हैं या बीजेपी के साथ राजनीतिक संबंध रखते हैं, उनका कोई भी भ्रष्टाचार नहीं है, उन पे ईडी का कोई सवाल ही नहीं है, उनके किसी भ्रष्टाचार का कोई उजागर ही नहीं है, ना ही उन एजेंसियों के द्वारा और ना ही इस देश की मीडिया के द्वारा। तो क्या जनता इतनी बेवकूफ बन गई है कि यह सारे सवाल उसके मन में नहीं आते होंगे? आते तो होंगे, लेकिन वो रखे किसके सामने? नरेंद्र मोदी के सामने, इस विपक्ष के सामने, या फिर इस मीडिया के सामने? और सवाल सिर्फ यही खत्म नहीं होते। अगर आप देखें तो इस देश की रीढ़ की हड्डी कहे जाने वाले किसान, जिसकी दयनीय स्थिति यूपीए के समय से ही बनी हुई है, कांग्रेस के सरकार के समय से ही बनी हुई है, लेकिन उनकी स्थिति को बदलने के नाम पर सत्ता में आए बीजेपी और नरेंद्र मोदी ने इन 10 सालों में उनके विकास के लिए क्या किया? क्या कोई आंकड़ा आपको देखने के लिए मिलता है कि जो किसान हैं उनकी आय में कितनी वृद्धि हुई है,
कितने किसान गरीबी रेखा से ऊपर आए हैं और कितने किसान की जो लागत है, जो अनाज वो उगाते हैं या उनकी जो लागत है, उस लागत के ऊपर कितना पैसा देकर सरकार उनके अनाज को खरीद रही है, या फिर उन किसानों के अपनी रोजगार और आय को बढ़ाने के लिए ऐसे कौन कौन से स्कीमें शुरू की गई और उनका रिजल्ट इन 10 सालों में क्या आया। क्या यह सवाल किसानों का नहीं होगा? लेकिन यह सवाल पूछे तो पूछे कैसे? लेकिन सवाल सिर्फ यही खत्म नहीं होता। क्या इस देश की जनता ये नहीं पूछना चाहती होगी कि 2 करोड़ नौकरी देने के वादों के नाम से आई ये सरकार आखिर कितनी नौकरियां दे पाई हैं? और अगर रेलवे जैसे सरकारी संस्थानों में अगर अभी भी वैकेंसीज खाली हैं तो आखिर में वो भरी क्यों नहीं गई? और इस देश के युवा इस पूरी व्यवस्था को लेकर सड़कों पर क्यों बार बार उतर रहे हैं? क्या यह सवाल लोगों का इस देश की सरकार के साथ नहीं होगा? लेकिन यह सवाल पूछे तो पूछे कैसे? तो कहीं ना कहीं डर राहुल गांधी या कांग्रेस या राहुल गांधी के यात्रा से नहीं है। डर यह है कि कहीं राहुल गांधी अपनी इस यात्रा के माध्यम से इन सवालों को लोगों के जहन में ना डाल जाएं और जो इस देश का विपक्ष जो नदारद है, जो गायब है, और कहीं इन सवालों के साथ इस देश की जनता ही विपक्ष के तौर पे ना खड़ी हो जाए। अगर ऐसा हो गया और कहीं इसके माध्यम राहुल गांधी बन गए तो बड़ी बड़ी सत्ता को हिलते हुए या डगमगाते हुए समय नहीं लगा है। इतिहास इसका गवाह रहा है। तो कहीं ना कहीं इन सारे सवालों को बैकफुट पर ही रखा जाए और मीडिया के माध्यम से, प्रचार तंत्र के माध्यम से, सरकारी एजेंसियों के माध्यम से, झूठ के माध्यम से इन सवालों को अंधेरे के गर्त में ही रखा जाए और लोग इसको देख ना पाए, इसको सुन ना पाए। कहीं ना कहीं इस दिल्ली की सत्ता को इस बात की पूरी जो है कि कोशिश कर रही है और वो कहीं ना कहीं कामयाब होते हुए भी देख रही है, लेकिन कई बार मामला उल्टा भी हो जाता है। तो देखना यह है कि क्या राहुल गांधी, और एक बात और मैं कह दूं, राहुल गांधी की जो पिछली भारत जोड़ो यात्रा थी उसके बाद राहुल गांधी एक परिपक्व नेता के तौर पे उभर के आए और राजनीतिक परिदृश्य में उनकी भूमिका स्पष्ट होने लगी। और जिस तरीके से राहुल गांधी की न्याय यात्रा को इस देश के अलग अलग भागों में समर्थन मिल रहा है, इससे कहीं ना कहीं दिल्ली की सत्ता घबराई हुई है कि आखिर में राजनीतिक तौर पर राहुल गांधी का कद बढ़ ना जाए और शायद स्पष्ट रूप से ना दिखते हुए भी बीजेपी, अमित शाह और मोदी कहीं ना कहीं इस पूरी यात्रा को विफल बनाने में लगे हुए हैं। और अगर आप देखें तो जब यह यात्रा असम में गुजरती है तो किस तरीके से हेमंता विश्वकर्मा जो वहां के बीजेपी सीएम हैं उन्होंने इसका विरोध किया, राहुल गांधी पे एफआईआर तक कर दी। जैसे ही यह यात्रा बंगाल में गुजरती है तो किस तरीके से ममता बनर्जी को साधने का प्रयास किया जाता है और उनको साधने में कामयाबी भी हासिल होती है और ममता बनर्जी इस गठबंधन को तोड़ने का संकेत दे देती हैं। और यही नहीं, जैसे ही यह यात्रा बिहार में जो है कि एंटर करती है तभी गठबंधन के मुखिया कहे जाने वाले नीतीश कुमार इस गठबंधन से अलग होते हुए एनडीए के साथ खड़े हो जाते हैं, मोदी के साथ खड़े हो जाते हैं। और यह यात्रा अभी झारखंड में एंटर होगी, उससे पहले ही मिस्टर सोरेन जो वहां के सीएम हैं उनको गिरफ्तार कर लिया जाता है
और अभी यह यात्रा उत्तर प्रदेश में एंटर करने वाली है। और देखना यह है कि उससे पहले दिल्ली की सत्ता और नरेंद्र मोदी यह कौन सी चाल चलते हैं जिससे कि इस पूरी यात्रा को अलग थलग किया जा सके। तो कहीं ना कहीं डर तो है इस देश की सत्ताधारी नेताओं में कि यह यात्रा सफल ना हो और जो वास्तविक सवाल लोगों के इस जहन में घूम रहे हैं वो कहीं राजनीतिक गलियारे में चुनाव का मुद्दा ना बन जाए। तो अब देखना यह है कि क्या राहुल गांधी अपनी यात्रा के माध्यम से उन सवालों को आवाज दे पाते हैं या यह उनकी जो चुनावी भारत जोड़ो यात्रा है वह एक पिकनिक यात्रा ही बनकर रह जाती है। नमस्कार, जय हिंद।